डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो 1857 का विद्रोह का अंतिम टॉपिक है। एक लंबा समय लेकर के 1857 के विद्रोह पर जितनी बातें थी उन सबों का हम लोगों ने अध्ययन किया, सांगोपांग अध्ययन किया। और अब आज के अंतिम क्लास में हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का रिजल्ट क्या निकला, यानी क्या परिणाम निकला। तो इस क्रम में जो इंट्रोडक्टरी बात की जा सकती है वो ये कि 1857 का जो विद्रोह होता है, ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दो पक्ष को हम लोग लेते हैं तो बातें समझ में आएंगी। एक इसका स्वरूप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और दूसरा इसका परिणाम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वरूप को जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें इतिहासकारों के बीच काफी विवाद था। इतना विवाद शायद ही किसी टॉपिक में हो, लेकिन जब 1857 का के विद्रोह का परिणाम को देखते हैं तो इसमें इतिहासकार जो है एक मत है। जितना स्वरूप में विवाद था उसके ठीक विपरीत परिणाम में क्या है, एक मत्ता है इतिहासकारों के बीच में। और एक मत्ता क्या है कि इसका 1857 का विद्रोह का जो परिणाम है वो काफी प्रभावकारी है। और आमूल चूलकारी, काफी प्रभावकारी। आमूल चूलकारी का मतलब क्या हुआ कि इसने दोनों पक्षों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और दोनों की व्यवस्था में टोटली परिवर्तन कर दिया, विचार में भी संस्थाओं में भी। और ये जो आमूलचूल परिवर्तन का रूप दिखाई पड़ता है या प्रभाव के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावशाली दिखाई पड़ता है, इस पर जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो सबाल्टर्न स्कूल के हो, चाहे वो विदेशी इतिहासकार हो, सबों ने ये बात माना कि साहब ये बहुत प्रभावकारी था। इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसके परिणाम काफी प्रभावकारी थे। यहां तक कि इस बात को ग्रिफिन जो था इस चीज को स्वीकार करता है कि साहब ये बहुत प्रभावकारी था और आमूल चूलकारी परिवर्तन था। और इसने निम्न तथ्य की व्याख्या की कि जो परिणाम हुए, जो प्रभाव पड़े, वो निम्न तथ्य इसमें उभर करके सामने आया है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम चीजों का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला परिणाम जो हुआ उसे हम समझने के अंदाज में राजनीतिक परिवर्तन नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? राजनीतिक परिवर्तन। ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव तो महत्वपूर्ण ही है, इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अक्सर छोटे बड़े सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी के स्थिति में परिवर्तन आया। ठीक है ना, स्थिति में क्या आया? परिवर्तन आया।
और परिवर्तन क्या आया साहब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की का भारत में शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन समाप्त कर दिया। अब जो है कंपनी मात्र व्यापारिक रही और उसकी यह स्थिति भी जो है वो 1866 में समाप्त हो गई, 1 जनवरी 1866। अब इसको समझने की जरूरत है, लिखा है थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ज्यादा, क्योंकि वेग है यहां पर, बहुत सारी बातें अंतर्निहित है इसमें छुपी हुई, और जो छुपी हुई बातें हैं वो कंटेक्स्ट की बात नहीं है, इस परिवेश की बात नहीं है, इसीलिए लोग नहीं पढ़ते हैं, ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, ये लोग नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस जब पूछा जाता है और इसके अंदर छुपी हुई बातों की जानकारी नहीं रहती है तो फिर आंसर सटीक नहीं होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के स्थिति में जो परिवर्तन आया उसको समझा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई, उसके बाद इसने व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप ही नहीं किया, एकमात्र राजनीतिक शक्ति देश की बन गई। जो देश की राजनीतिक शक्ति थी वो या तो इसने समाप्त कर दिया या अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद ब्रिटेन के व्यापारियों के दबाव के कारण इसका जो व्यापारिक चरित्र था वो समाप्त हो गया, और समाप्त 2 समयों में हुआ। एक 1813 में। 1813 से पहले क्या था कि इस कंपनी को, ब्रिटेन के इस कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, ऑटोनॉमी था, यानी ब्रिटेन की अन्य लोग या अन्य कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। अगर भारत में व्यापार कोई करेगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। 13 में क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं, अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को, आम लोगों को भी भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक अंतर के साथ कि अन्य ब्रिटिश प्रजाजन चाय का और चीनी नहीं है, चाय और नशा वाला अफीम, ठीक है, चाय और अफीम का व्यापार नहीं कर सकते। ये दोनों व्यापार चीन के साथ होता था, और उस समय जो व्यापार था पूरे कंपनी का, उसमें कंपनी को 80% लाभ यही 2 चीजों से होता है। इसलिए कंपनी भी मान गई, चलो हमको बहुत लॉस नहीं है, दबाव पड़ रहा है तो दे दो उन लोगों को, बाकी 20% लाभांश वाला वो लोग भी व्यापार करेगा, 80% लाभांश वाला तो मेरे पास है। लेकिन दबाव और बढ़ता गया, और 1833 में वो भी अधिकार कंपनी के पास से खत्म हो। अब कंपनी 1833 के बाद पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संस्था बन गई। बात समझ में आई? अब वो व्यापारिक संस्था जो 1608 ईस्वी में जिस चरित्र के साथ भारत में आई थी, वो अब व्यापारिक चरित्र उसका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब वो एक प्रकार से गवर्नमेंट चलाने वाली कंपनी बन गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट चलाने वाले कंपनी बन गई। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस कंपनी पर यह आरोप लगा कि ये शासन करने में सक्षम नहीं है। क्या? शासन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए एक घोषणा के द्वारा 2 अगस्त 1858, कितना? 2 अगस्त
1858, ये डेट याद रखिएगा, ये 2 अगस्त 1858 के घोषणा के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्योग्यता का आरोप लगा करके, डिस्क्वालिफिकेशंस का आरोप लगा करके, अनेबिलिटी का आरोप लगा करके इससे सत्ता छीन लिया गया। तो अब देखिए कि यहां तक बातों को छोड़ दिया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी कि 33 में तो इसका व्यापारिक चरित्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, 58 में राजनीतिक चरित्र समाप्त हो गया, तो फिर तो ये कंपनी समाप्त हो गई ना, कंपनी का अस्तित्व तो समाप्त हो गया कानूनी रूप से। यहीं पर समझने की जरूरत है कि कंपनी का दोनों स्थिति जो उसके जीवन का आधार थी, व्यापारिक और राजनीतिक की, समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहा। अब आप पूछिएगा सर क्यों बना रहा? तो कंपनी जब से आई थी तब से उसका यहां बहुत संपत्ति था भारत में, उस संपत्ति में बहुत पूंजी लगी हुई थी, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, फिर बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई थी इस कंपनी में, तो उन पूंजियों को वापस करना था, बहुत सारों के पास कंपनी का बकाया था, तो उस बकाये की रिकवरी करनी थी। तो कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक के स्थिति समाप्त होने के बावजूद भी कंपनी समाप्त इसलिए नहीं हुई कि भारत में उसकी परिसंपत्ति, उसकी लेनदारी, उसकी देनदारी बची हुई, और इन सबों के लिए कंपनी का अस्तित्व में रहना काफी जरूरी था, नहीं तो वो संपत्ति, वो लेनदारी, वो देनदारी का फैसला नहीं होता। तो ये सारा काम जो है होता रहा और अंत में 1866 ईस्वी में ये खत्म हुआ काम उसका, लेनदारी, देनदारी और संपत्ति वाला, और वो सारी संपत्तियां जो है ब्रिटिश संपत्ति मान ली गई, संसद की, ब्रिटिश सरकार की संपत्ति मान ली गई। जो कंपनी की लेनदारी देनदारी था उसने अपने ऊपर ले लिया, या कंपनी ने उसको खत्म कर दिया बहुत हद तक, और इस तरीके से कंपनी की गतिविधि 1866 तक पूरी तरीके से खत्म। अधिकार उसका 2 अगस्त 1858 को समाप्त हुआ, लेकिन अस्तित्व उसका 1866 में समाप्त। तो ये इतनी बड़ी बात थी, इसीलिए हमने जो है वो आपको इतना रोक कर करके इसको बताया। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो परिवर्तन हुआ कि अब भारत में शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद करेगी। देखिए आदमी बोल देता है कि ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया, ये ब्रिटेन के हाथ में चला गया, कुछ हद तक बोला जा सकता है, सही है, लेकिन एग्जैक्ट आप बोलिए कि ब्रिटिश संसद में चली गई। अब ब्रिटिश संसद में चली गई तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है उसी शासन व्यवस्था के तहत यह शासित होगा भारत। अर्थात ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो भारत में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो इस तरीके से शासन, ब्रिटिश संसद एक दोहरे भूमिका में आ गई। ब्रिटिश संसद ने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की, और वही ब्रिटिश संसद भारत में राजतंत्र की स्थापना कर रही है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है, और एक मुनार्क की तरह शासन कर रही है। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस था, और इसके हेतु ब्रिटिश संसद ने जो शासन किया तो कैसे, तो आपको याद होगा कि संचालक मंडल कंपनी का क्या था चलाने का तरीका, एक संचालक मंडल था, है ना, और दूसरा क्या था, नियंत्रक मंडल।
एक संचालक मंडल था, एक क्या था, नियंत्रक मंडल। संचालक मंडल को क्या बोलते थे, बोलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और नियंत्रक मंडल को क्या बोलते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या हुआ, ये दोनों को भंग कर दिया गया। यानी अब ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। यही ना शासन करता था भारत में, याद पड़ रहा है ना। ये दोनों रहते थे लंदन में, भारत में इसका अस्तित्व नहीं था। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यही गवर्नर जनरल नियुक्त करता था, सारा आदेश गवर्नर को देता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करता था। ये कंपनी के द्वारा चुना जाता था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुना जाता था। तो ये सेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन इन्हीं दोनों बोर्ड के द्वारा हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी संचालक मंडल और नियंत्रक मंडल के द्वारा। तो जब कंपनी की सत्ता समाप्त हुई तो फिर इसका अस्तित्व क्या होगा, भंग हो जाएगा, है ना। तो इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब देखिए चौथा परिवर्तन क्या हुआ कि बीडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर और प्लस बीसी, आप समझ जाएंगे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, जो ब्रिटेन में शासन करता था, तो शासन वहां क्या था, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था था। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक पद सृजित किया गया। समझ गया ना, ये क्या किया गया, एक पद सृजित नया, और वो पद का नाम क्या दिया गया, भारत मंत्री। क्या, भारत मंत्री या भारतीय सचिव। इसको इंग्लिश में जगह जगह मिलेगा आपको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये एक्चुअली में क्या था, भारत मंत्री, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। जैसे ब्रिटेन में रेल मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मिनिस्टर था ना, तो उसी ढंग से ये भी एक मिनिस्टर था और ये गृह विभाग के अधीन था। उसमें बोलते थे कि भारत मंत्री थे। इस भारत मंत्री के अंदर दोनों का शक्ति चली गई, नियंत्रक मंडल का भी और संचालक मंडल का भी। बात समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, ये तो अकेला आदमी तो करेगा नहीं, तब क्या हो गया कि इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यानी दूसरे शब्दों में कहिए कि जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है तो वो अकेले शासन ब्रिटेन में नहीं करता है, तो ब्रिटेन में शासन करने के लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना पड़ा अपना, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मेंबर है भारत सचिव या भारत मंत्री। अब ये ब्रिटेन से ही बड़ा एक देश पर इसको शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बात समझिए। तो वो अकेले तो संभव नहीं है, तो उसका फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया 15 सदस्यीय। अब भारत पर कोई भी निर्णय लेगा भारत सचिव, तो उसका ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लीजिए 15 सदस्यीय भारत परिषद, उसमें बहुमत से लेगा।
ठीक है। और इसको सम्मिलित रूप से जो नाम दिया गया, इसका माने बिल्डिंग बना तो इसको इंडिया हाउस नाम दिया गया। बात समझ में आई? जैसे यहां हम लोग हैं ना कि नीतीश कुमार जहां बैठते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं? सचिवालय बोलते हैं ना भाई। कलकत्ता में इसी को बोलते हैं राइटर्स बिल्डिंग। दिल्ली में इसको बोलते हैं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, सबका नाम है। तो उसी तरीके से भारत पर जो शासन कर रहा था ब्रिटेन का जो अंग, उसको क्या बोला गया? इंडिया हाउस या इंडिया ऑफिस। हम समझते हैं जो परिवर्तन हो रहे हैं बढ़िया से समझते हुए चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहीं पर अंत नहीं होता है, बल्कि इसके बाद 1 नवंबर कब? 1858 का महारानी विक्टोरिया की घोषणा अब देखिए उस समय जिस समय विद्रोह हुआ तो वहां का जो आनुवांशिक प्रधान है, वहां इलेक्टेड प्रधान नहीं, हमारे देश में राष्ट्रपति इलेक्टेड है, वहां क्या आनुवांशिक है। तो उस समय जो राजा या रानी बनी तो लेडीज बनी थी, इसका नाम महारानी विक्टोरिया था। तो उसने घोषणा की जिसको 1 नवंबर 1858 की घोषणा कहा जाता है। उसमें पहली बार उसने ये माना कि जिस तरीके से हम ब्रिटेन की महारानी है उसी ढंग से भारत की महारानी, ठीक है। और भारत की जनता ब्रिटिश प्रजा है, यानी एक प्रकार से उस पर नागरिकता का तो प्रोविजन नहीं था, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर मान लीजिए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश नागरिकता दे दिया उसने हर भारतीय को। और फिर इस बात की घोषणा की कि शासन में धर्म भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को जो है वो बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो ये सिर्फ घोषणा थी, व्यवहारिक में ऐसा होता नहीं था या हुआ वगैरह नहीं, लेकिन इतना तो सच है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से महारानी ने स्वीकार कर लिया कि भारत में रहने वाली जितनी जनता है वो ब्रिटिश प्रजा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगला परिवर्तन जो हुआ कि इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया और उसी दरबार में ये जो महारानी आई नहीं थी भारत में, बल्कि अपना चिट्ठी भेज दी। तो जो लॉर्ड कैनिंग था वो इलाहाबाद में दरबार लगा करके उसको पढ़ा था इसके। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो घोषणा थी महारानी की वो कहाँ की गई। तो अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आपके दिल में होगा या तो कलकत्ता होगा या फिर दिल्ली होगा, यही दोनों जगह हो सकता है, या शिमला होगा, यही सब नाम सुनते हैं। इलाहाबाद तो होगा नहीं, लेकिन वास्तविकता ये था कि इलाहाबाद में ये घोषणा पड़ी गई। क्लियर? अब देखिए अगला जो बात आपको जाननी है वो ये कि उसने कहा कि देसी रियासतों का विलय नहीं होगा, देसी रियासत का विलय नहीं होगा। दत्तक पुत्र का अधिकार रहेगा। ठीक है।
और जमींदारियां छीनी गई जमींदारियां वापस होंगी। तो ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये एलीट क्लास का अंग्रेजों के खिलाफ होने का कारण था, तभी विद्रोह हुआ। उन लोगों ने समर्थन किया, इसलिए विद्रोह इतना विकराल रूप जगह जगह ले लिया। अगर एलीट क्लास इंडिया का विद्रोहियों का साथ न देता तो विद्रोह इतना विकराल नहीं होता। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से जो मूल कारण था जिसके वजह से विद्रोह काफी विकराल हुआ, उसको हल करने की चेष्टा की और घोषणा कर दी, नहीं भाई अब दत्तक पुत्र का अधिकार हम देंगे। भले दत्तक पुत्र का अधिकार लेने वाले सब मर गए विद्रोह के दौरान, वो अलग बात है, लेकिन जो बचे हुए थे वो फिर पुनः विद्रोह नहीं करें, इसका इंतजाम अंग्रेजों ने कर लिया। और जो जमींदारियां छीन ली गई हैं वो वापस कर दी जाएंगी। फिर अब भविष्य में घोषणा कर दी गई कि अंग्रेज कोई भी भारतीय राज का अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेंगे, जो कर लिया कर लिया। तो अब सैद्धांतिक रूप से और घोषणा के माध्यम से जो बचे हुए रियासत थे वे पूरे के पूरे ब्रिटिश समर्थक बन गए। क्या अब तो अंग्रेजों की पॉलिसी ही शामिल हो गई कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी भूभाग शामिल नहीं किया जाए। क्लियर? तो ये जितना हमने बताया आपको, सब के सब पॉलिटिकल चेंज थे या पॉलिटिकल रूप से भारत प्रभावित हुआ 1857 के विद्रोह के कारण। क्लियर? अब दूसरा जो देखेंगे वो है सैनिक प्रभाव या सैनिक परिणाम, जो कह लीजिए। दूसरा क्या हुआ? सैनिक परिणाम या सैनिक प्रभाव। इसमें क्या क्या हुआ? कि जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक समिति बनी और समिति ने जो संस्तुति की, रिकमेंडेशन किया, उसके तहत निम्न परिवर्तन किए गए। और वो परिवर्तन ये था, पहला कि ब्रिटिश सेना का अनुपात बढ़ाया गया। जैसे 40,000 से बढ़ाकर 65,000 और दूसरा कि 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। समझाते हैं आपको। इसके अलावा तोपखाना पूर्णतः ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद तीसरा था कि अवध में 1:2 और दक्कन में या बंबई बोल लीजिए
1:3 कर दिया गया सेना का, और अंत में प्रजातीय आधार पर सेना का संगठन किया गया। तो सैनिक परिणाम भी काफी अवलोकनीय है, ध्यान देने योग्य है कि जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो इसके बाद शासन में जो परिवर्तन हुआ, तो शासन परिवर्तित शासकों ने सबसे पहला जो काम ये किया कि एक व्यक्ति जिसका नाम था जोनाथन पील, क्या नाम था? जोनाथन पील, इसकी अध्यक्षता में एक सैनिक आयोग का गठन किया और उसको कहा कि आप इस बात का पता लगाइए कि आखिर सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया, भविष्य में सैनिकों के विद्रोह को कैसे रोका जा सकता है, और सेना के संगठन में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन किया जाए कि यदि विद्रोह हो तो उस विद्रोह को नियंत्रित किया जा सके। तो पील आयोग ने जो संस्तुति दी उसके आधार पर सैनिक प्रशासन में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। और वो क्या परिवर्तन था कि सबसे पहला के जो अनुपात था ब्रिटिश सेना में भारतीयों और अंग्रेजों का, उस पर गौर किया गया और पाया ये गया कि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। तो अंग्रेज की जनसंख्या तो एक बैग बढ़ा वो नहीं सकते थे, तो उस अनुपात में कमी की दोनों के, एक के संख्या को बढ़ाया और दूसरे के संख्या को घटाया। जैसे उदाहरण के लिए विद्रोह के समय भारतीय सेना में अंग्रेजों की संख्या थी 40,000, ठीक है। तो विद्रोह के बाद इसमें वृद्धि की गई, क्या की गई? वृद्धि की गई, उसको बढ़ा करके 40,000 से कितना कर दिया गया? 65,000। तो ये जो दो डेटा है ये अंग्रेज सेना का है। किसका है? अंग्रेज सेना। और ये जो दो डेटा है ये भारतीय सेना का था। तो ये इसमें क्या किया गया कि ये दोनों जो था वो कौन था? भारतीय सेना था। क्लियर? तो भारतीय सेना में क्या किया गया? कटौती की गई। कैसे? कि विद्रोह से पूर्व 2,38,000 भारतीय सेना माने ब्रिटिश सेना में भारत के लोग बहाल थे, तो उनकी संख्या घटा करके क्या कर दी गई? 1,40,000। लमसम कह लीजिए कि 1,00,000 की डायरेक्ट कमी कर दी गई, है ना। अब देखिए तीसरा परिवर्तन क्या हुआ कि आपको याद हुआ कि बख्त खान ने मेरठ से बहुत सारा तोपखाना लेकर के भाग गया था दिल्ली, और उसी के ग्राउंड पे उसने दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। कम से कम 3 महीने तक दिल्ली पर उसने नियंत्रण बनाए रखा। इसलिए अंग्रेजों ने देखा कि तोपखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने तोपखाना को पूर्णतः ब्रिटिश अधीन कर दिया कि इसमें कोई भारतीय रहेगा ही नहीं। और उसके बाद अवध में चूंकि विद्रोही सैनिक अधिक थे, इसलिए उसमें सेना को का जो गठन बहुत भयंकर परिवर्तन किया गया कि एक अंग्रेज पर 2 भारतीय रहेंगे। पहले 5, 6, 7 ऐसे रहते थे, 10, 20, लेकिन अब है कि एक अंग्रेज के अधीन 2। मतलब क्या कि आर्म्स अगर अच्छे रहेंगे तो एक अंग्रेज 2 को कंट्रोल में रखेगा, कोई विद्रोही नहीं बनेगा। चूंकि दक्कन में विद्रोह नहीं हुआ था बड़े पैमाने पर, तो वहां इस अनुपात को 1:3 रखा गया। सबसे बड़ी बात यह कि प्रजातीय आधार पर भारतीय सेना का गठन किया गया, इसके पहले नहीं था। जैसे सिख रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? ऐसा इसलिए किया कि जातीय आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बना के उसको अलग अलग रखते थे। अगर किसी एक रेजिमेंट ने विद्रोह किया
तो दूसरे रेजिमेंट की सहायता से उसको दबा दिया जाता था। तो कहने का मतलब है प्रजातीय आधार पर विभाजन करके सेना को में राष्ट्रीय भावना का जो उभार हो रहा था उसको दबाने का काम ब्रिटिश प्रशासन ने किया। क्लियर? अब देखिए अगला जो टॉपिक है परिणाम का या प्रभाव का, वो है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम। तो देखिए आर्थिक परिणाम क्यों उभर करके सामने आए? क्योंकि विद्रोह काल में जो रिवोल्ट पीरियड था, रिवोल्ट एरा था, इस विद्रोह काल में अंग्रेजों को अधिक धन हानि हुई। आपने देखा कि अधिकांश थाने को आग लगा दिया गया, रेलवे स्टेशन को आग लगा दिया गया व्यापक पैमाने पे, है ना। मैंने सरकारी कार्यालयों को जो है ध्वस्त कर दिया गया जगह जगह। बहुत सारी हत्याएं हुई, उनको पेंशन देना था, उनके लोगों का विस्थापन करना था, इसलिए इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत प्रभावित हुए। बात समझ में आई? तो इस हानि की पूर्ति हेतु ये जो अंग्रेजों को विद्रोह काल में हुआ उसके लिए निम्न उपाय किए। पहला, इनकम टैक्स आरोपित किया गया। अभी तक इनकम टैक्स नहीं लगता था। ठीक है। दूसरा, तो सीमा शुल्क लगाया गया। और खुले बाजार से ऋण लिया गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो वर्तमान समय में कर का ढांचा है उसका आधार 1857 का विद्रोह बना, क्योंकि 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों की जो आमदनी थी वो आमदनी शोषण पे आधारित थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो शोषण का रूप था उसमें बहुत हद तक परिवर्तन किया, वहां उसकी आय कुछ कम हुई। साथ ही साथ जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें अधिक धन हानि उसका हुआ। इन सभी के पूर्ति के लिए भारतीयों का अगर शोषण पुनः किया जाता तो पुनः विद्रोह हो जाता। इसलिए एक नए प्रकार का टेक्निक के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसने अपनाया, और वो क्या कि इनकम टैक्स आरोपित किया गया कि उससे पैसा आएगा। वहां से जो बाहर से जो माल आता था उस पर अभी तक ब्रिटेन सीमा शुल्क नहीं लगाती थी। क्यों? क्योंकि माल ब्रिटेन से आता था। ब्रिटेन से आएगा तो अगर उसको हम सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे तो सस्ता बिकेगा, तो भारतीय माल जो है महंगा हो जाएगा, तो इसलिए ब्रिटिश का माल बिकेगा। लेकिन ये सब नीतियां त्याग कर करके सीमा शुल्क भी लगानी पड़ी। इससे भी उसका पूर्ति नहीं हुआ तो खुले बाजार से ऋण लिया गया। जैसे बैंक स्थापित हो चुका था, बहुत सारे पूंजीपति आ चुके थे, तो उनको रेलवे में इन्वेस्ट कराया गया, उनसे पूंजी ली गई। तो इस तरीके से नए नए शब्दावलियों का जन्म इस 1857 के विद्रोह के प्रभाव स्वरूप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होते हुए हम लोग पाते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला है कि ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन। ब्रिटिश दृष्टिकोण
परिवर्तन, ये चौथा परिवर्तन था। इसको थोड़ा माइन्यूटली समझने की कोशिश कीजिएगा। और वो ये कि जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों या कह लीजिए भारतीय सभ्यता को जो निकृष्ट समझते थे कि अच्छी नहीं है, वो समझते रहे। वो ऐसा नहीं कि उनके विचारधारा में कमी आई। यहां जो ये हेडिंग बना है दृष्टिकोण में परिवर्तन, तो वो कौन सा दृष्टिकोण था? तो वो ये था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता को या भारत के लोगों को निकृष्ट समझते थे, यहाँ की सभ्यता को निकृष्ट समझते थे। तो ऐसा बात नहीं कि 1857 के विद्रोह के बाद वो निकृष्ट समझना बंद कर दिया उन्होंने। वो अभी भी भारतीय सभ्यता को निकृष्ट समझते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद हुआ ये कि इस निकृष्टता का उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि जो इतने निकृष्ट थे, हम इनको सब बनाना चाहते थे, हम भारत में इसलिए आए थे। अब भारत के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप करें, हमें सब बनाए, तो अब हम नहीं करेंगे। अर्थात भारतीयों को असम प्रमाणित करते हुए उनकी सभ्यता में हस्तक्षेप न करने की घोषणा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने की। बात समझ में आई? तो ये सब था वो परिणाम जो हम लोगों को 1857 के विद्रोह के बाद देखने को मिलता है। हम समझते हैं कि पूरी तरीके से आप समझ गए इसके। अब आइंदा क्लास में मिलेंगे तो 1857 का विद्रोह खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।